Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and difficult words. तो आज जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स एंड सेकेंड आर्टिकल है द साइंस टीचिंग एंड रैशनैलिटी इन इंडिया नीड्स. थर्ड इज़ फॉरगेट प्ले, द मशीन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड एंड फोर्थ इज़ अ बुलेट ट्रेन टू हंगर. और ये जो फिफ्थ आर्टिकल है दैट इज़ 100 days आफ्टर द कूप. तो इसमें म्यांमार में फ़िलहाल क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, उसके बारे में बताया हुआ है. तो इसको हम डिस्कस करेंगे संडे को, और संडे को हमें एक और आर्टिकल डिस्कस करना है जो कि इज़राइल और पैलेस्टीनियन इश्यूज़ के बारे में है. तो चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं. फर्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स. तो करेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है कि जितने भी प्रिजनर्स हैं जो जेल में बंद हैं उनको वहाँ से निकाला जाए. और क्योंकि फ़िलहाल पैंडेमिक की सिचुएशन है और ऐसे में जो भी प्रिजनर्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं और वहाँ पे कोरोना वायरस फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग है और ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी क्राउड बहुत ज़्यादा है हमारी जेलों में. तो इसके लिए लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका काम ये था कि ये डिसाइड करना कि किन प्रिजनर्स को बेल पे या फिर पैरोल पे जेल से बाहर निकाला जाए. और लास्ट ईयर तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी ही बना दी गई थी कि इन प्रिजनर्स को बाहर निकालना चाहिए, पर इस बार काफ़ी लेट इंटरवेंशन आया है. बट ठीक है, लेट आया है पर अभी भी हमें उन लोगों को जेल से निकाल कर उन्हें सुरक्षित जगहों पे रखना होगा. ये उनके बेसिक राइट्स हैं कि उन्हें लाइफ एंड हेल्थ नेसेसरी है हर इंसान को, चाहे वो प्रिजनर है या नॉर्मल इंसान है. और देखियो हमारे जेलों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी उन्होंने कोई ऐसा वायलेंस नहीं किया है पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से या अपने ओपिनियंस की वजह से उन्हें जेल में रखा गया है. जैसे कि भीमा कोरेगांव केस में बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, यानी पॉलिटिकल हम प्रिजनर्स कहेंगे, जो जेल में बंद हैं और उनको रिहा नहीं किया जा रहा है. कई मौक़ों में उनको मना कर दिया गया है रिहा करने से. और रीज़न ये है कि उनके अगेंस्ट जो लॉज इन्वोक किए गए हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. तो यहाँ पे फ़िलहाल जो स्टेप लेना चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उन प्रिजनर्स को जो कि इस सिचुएशन में है, ओवर क्राउडिंग में रह रहे हैं और हेल्थ पे उनके एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकता है, उनको वहाँ से निकालना चाहिए पैरोल या फिर इंटरिम बेल वगैरह से, और उनको हेल्दी इन्वायरमेंट में रखना चाहिए जिससे वो इस पैंडेमिक की सिचुएशन से बच सकें. और ऐसे में ये इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को, इस ऑर्डर को अच्छे से फॉलो किया जाए और इस डायरेक्शन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा खासा टाइम ना लग जाए कि इन प्रिजनर्स की हेल्थ कंडीशन एडवर्स होती जाए. तो ये कह रखा है हमारे फर्स्ट आर्टिकल में. सेकेंड आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द साइंस टीचिंग एंड रैशनैलिटी इंडिया नीड्स. तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने अपनी एक एक्सपीरियंस और जर्नी को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो उनकी और एक रिक्शा पुलर के बीच कुछ बातें और कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं. तो इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में जो टीचिंग्स है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है और यहाँ पे साइंस की टीचिंग भी काफ़ी थ्योरेटिकल होती है. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि 5th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें साइंस पढ़ाने की कोशिश तो की गई है, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के बारे में बताया गया है, उनसे बचाव के तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ टीचिंग तक ही रह गया है. इसको एक्चुअल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और जब वो टाइम आता है जब इस तरह की बीमारियां फैल रही होती हैं, तब उस चीज़ से बच्चों को अवेयर करना, ना टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना बच्चे उस चीज़ को समझ पाते हैं. तो इस तरह से जो एक्चुअल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं या एक्चुअल में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखानी चाहिए उसको थ्योरी के थ्रू समझाया जाता है. और ये जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स लेने और अच्छा परफॉर्म करने एग्ज़ामिनेशन में यहीं तक सीमित रह गया है, पर उसका जो हम स्कूल में सीख रहे हैं उसके डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन से कुछ खास मतलब नहीं रह गया है. और इसलिए जो साइंस की टीचिंग है, प्राइमरी लेवल में ईवीएस या साइंस को पढ़ाना एक अच्छा स्टेप बता रहे हैं राइटर, पर
इस इनिशिएटिव को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है या जिस तरीके से फ़िलहाल परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पे साइंस या ईवीएस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेने और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट हो गया है और स्कूल में इसी के बेसिस पे उसको देखा और समझा जाता है, उसको राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और हमें ज़रूरत है एक रैशनल टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस कराने की हमारे स्कूल्स में, जिससे कि टीचिंग में हम कह सकते हैं एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया जा सके, जिससे टीचिंग एंड लर्निंग को जो हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जोड़कर भी देखना चाहिए। तो ये पूरे इस आर्टिकल में बताया गया है राइटर के द्वारा। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं जो हमें समझने, फर्स्ट है रैजिंग, दैट इज़ पेन और डिस्ट्रेस। सेकेंड इज़ अडहेयर, दैट इज़ टू स्टिक टू समथिंग, यानी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना या किसी काम पे स्टिक करना, उसको ही हम कहेंगे अडहेयर। दैट इज़ थर्ड इज़ मैनोवर, दैट इज़ मूवमेंट, किसी चीज़ को मूव करना। नेक्स्ट इज़ इंट्रीग, दैट इज़ इंटरेस्ट और फैसिनेट, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना या फैसिनेटिंग लगना, उसे हम कहेंगे इंट्रीग। नेक्स्ट इज़ पडल्स, जिसे हम पूल या स्मॉल वाटर बॉडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरलॉक्यूटर, दैट इज़ मिडिल मैन, यानी किसी चीज़ के काम करने में जो मिडिल मैन होता है उसे ही हम कहते हैं इंटरलॉक्यूटर। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फॉरगेट प्ले द मशीन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड। तो यहाँ पे जो हम कई समय से, कई दिनों से जो डिस्कस करते आ रहे हैं वैक्सीन पॉलिसी और इंडिया में जो इसके रिगार्डिंग स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में राइटर बता रहे हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि 45 ईयर्स से अबव उन सभी लोगों को जिनमें कोमॉर्बिडिटी देखी जाती है, उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस इनिशिएटिव के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स प्रोक्योर करी थी और स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करी थी। पर अब जबकि ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि 18 साल से ज़्यादा सभी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, तो ऐसे में अब न्यू रूल्स बनाए गए हैं, न्यू पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत 50% वैक्सीन्स तो सेंटर प्रोक्योर करेगा, उसके बाद 25% जो वैक्सीन है वो स्टेट्स प्रोक्योर करेंगे और रेस्ट 25% जो है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योर करेंगे। अब यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट काम किया है और जो गवर्नमेंट की एक लिबरल अप्रोच होनी चाहिए थी इस पैंडेमिक को टैकल करने में और वैक्सीनेशन पॉलिसी में, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसके ऑपोजिट दिखाई हैं चीज़ें, क्योंकि इन्होंने किसी स्टेट को कितनी वैक्सीन मिलेगी, किस प्राइस पे मिलेगी, कितना अमाउंट मिलना चाहिए, वो सब खुद ही डिसाइड किया है। और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर चीज़ खुद डिसाइड करी है, बल्कि ये भी इन्होंने इस पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वैक्सीन मिल रही है कम रेट में, वही वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट्स को या प्राइवेट सेक्टर को उससे दुगने या उससे ज़्यादा दामों में मिल रही हैं। यानी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कम पड़ रहा है, सेम वैक्सीन जो है उनका कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और ऐसे में स्टेट्स पर ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा इतने ज़्यादा अमाउंट को खर्च करने के लिए। और ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं उनके पास हम जानते हैं रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल है। ऐसे में राइटर ये कह रहे हैं कि इसके बजाय सेंटर ये कर सकता था कि 100% वैक्सीन्स को खुद प्रोक्योर करके और फिर स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता इक्विटेबल बेसिस पे, जितनी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे, तो ये ज़्यादा अच्छी पॉलिसी या स्टेप माना जाता। अब यहाँ पे देखो जो प्राइस सेंटर क्लेम कर रहा है वो इन्होंने बताया है वो अराउंड है 154, मतलब एक डोज वैक्सीनेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 154 रुपीज़ पे। सेम डोज वैक्सीनेशन का अगर स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है तो उसे मिलेगा 400 का। और अगर कोई प्राइवेट एंटिटी प्राइवेट सेक्टर में ये प्रोक्योर किया जाता है तो एक डोज का कॉस्ट पड़ेगा 1200 रुपीज़। यानी कि बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के प्राइसेस में। अब यहाँ पे सेंटर की तरफ से ये दिया जा रहा है रीज़न कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को भी कम दामों पे ही वैक्सीन देते हैं तो ऐसे में वो सेक्टर्स जो इस वैक्सीन को बना रहे हैं यानी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको कुछ इसमें रेवेन्यू मिलेगा नहीं
और रेवेन्यू ना मिलने की वजह से वो उन्हें इंसेंटिवाइज नहीं किया जा सकता है और ज़्यादा वैक्सीन्स बनाने के लिए, और इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्हें ये अलग अलग रेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट मिले, रेवेन्यू मिले और वो और ज़्यादा वैक्सीन बनाने के लिए इंसेंटिवाइज किए जा सकें। तो इसके बदले में राइटर ये कह रहे हैं कि बेटर होता कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो प्राइस है 154 रुपीज़, इसको थोड़ा बढ़ा देती सेंट्रल गवर्नमेंट और 100% वैक्सीन वो खुद खरीद लेती और फिर स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती। इससे स्टेट्स को भी सस्ते में वैक्सीन मिल जाती और साथ ही साथ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी प्राइस मिल जाता अच्छा खासा, मतलब उन्हें भी प्रॉफिट होता, उन्हें भी रेवेन्यू मिलता। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट भी बेनिफिट में रहते और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें भी प्रॉफिट हो पाता। पर और फिर साथ ही साथ अब क्योंकि पॉलिसी बनाई गई है, इसको वापस रिवैम्प करना और इसको चेंज करना या इस पॉलिसी को स्क्रैप करके कोई नई पॉलिसी बनाना जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वैक्सीन्स प्रोक्योर करे, ऐसा किया जाना चाहिए, राइटर का कहना है। पर वो किया जाता है या नहीं किया जाता है वो आगे देखने वाली बात है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमें समझने हैं, फर्स्ट इज़ अ वर्ड्स दैट इज़ टू अलेज एज अ फैक्ट, यानी किसी चीज़ एक सच की तरह, एक फैक्ट की तरह आरोप लगाना। सेकेंड इज़ स्पिटफुल दैट इज़ बिहेव इन क्रूअल और अनकाइंड वे, यानी कि क्रूअल वे में बिहेव करना। थर्ड इज़ कॉन्कॉमिटेंटली दैट इज़ साइमल्टेनियसली, यानी समान समय में, एक साथ। नेक्स्ट इज़ पैट्यूलेंट दैट इज़ अनरीजनेबल, यानी कोई चीज़ जब हम बिना लॉजिक के बेवजह करते हैं या कहते हैं तो उसे हम कहेंगे पैट्यूलेंट। एंड लास्ट इज़ कॉन्वोलेटेड दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स है जिसे समझना मुश्किल है तब उसको हम कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हम आर्टिकल देखेंगे वो है आ बुलेट ट्रेन टू हंगर। अब देखो इस आर्टिकल की काफ़ी चीज़ें पहले डिस्कस की जा चुकी हैं, पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है 2020 से, तब से ही बहुत सारे लोग हैं जिनका जॉब लॉस हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जॉब लॉस नहीं भी हुई है तो वेज कट हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारे इंडिविजुअल सफ़र हुए हैं यहाँ पे। और कुछ डेटा इन्होंने बता रखा है कि जो नेशनल मिनिमम वेज होनी चाहिए एक हाउस होल्ड में वो 375 रुपीज़ पर डे होती है, अगर हम ये माने कि वो हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, मतलब पॉवर्टी लाइन के अबव है, तो उसकी जो मिनिमम वेज है वो 375 रुपीज़ पर डे की होनी चाहिए। और इस अगर हम लाइन को देखते हुए यानी 375 रुपीज़ को फोकस करते हुए देखें तो 23 करोड़ इंडिविजुअल यानी 23 करोड़ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो फ़िलहाल इस सिचुएशन की वजह से इस मिनिमम अर्निंग के बिलो पहुंच चुके हैं। और पॉवर्टी रेट जो रूरल एरिया में है वो 15% इंक्रीज़ हो चुका है, यानी पहले जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो तो थे ही, अब 15% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा उस लाइन के नीचे पहुंच गए हैं। यानी गरीबी की परसेंटेज में अगर हम कहें तो 15% इंक्रीज़ हुआ है रूरल एरियाज़ में। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिपोर्ट निकाल रही हैं और वो अलग अलग डेटा दे रहे हैं कि कहाँ पे कितने परसेंटेज जॉब लॉस हुआ है, कितने लोगों की वेजेस कम हुई हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। यानी इस सभी रिपोर्ट्स में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या एडवर्स चेंजेस आए हैं इस पैंडेमिक के टाइम में और कितना ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड हैं इस पैंडेमिक से। अब देखो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जिनके बारे में राइटर बता रहे हैं। फर्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत ये प्रोविज़न है कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन एंटाइटल्ड हैं 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए हर महीने, और वो भी सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, यानी कम प्राइस पे 5 kg फूड ग्रेन्स हर फैमिली को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे किन किन को मिलेगा तो ये इनकम के बेसिस पे और दूसरे बेसिस पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही आइडेंटिफाई किया गया था। तो रूरल एरियाज़ में 75% लोगों को ये प्रोविज़न दिया गया है और 50% लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में हैं जिनको ये एंटाइटलमेंट मिला हुआ है।
अब फूड सिक्योरिटी एक्ट होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग जिन्हें इस फूड सेफ्टी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके तहत उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था, पर कुछ रीजंस ऐसे हैं जैसे कि उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया या फिर नहीं किया जा पाया, या फिर दूसरे रीज़न से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं आ पाए हैं और वो नॉर्मल सिचुएशन में भी इस एक्ट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। और इस पैंडेमिक के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की थी, जिसके तहत उन लोगों को जो कि ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हैं उनको सहायता प्रोवाइड की गई थी, यानी उन्हें कुछ ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। पर क्योंकि कुछ लोग इस एक्ट के तहत आते ही नहीं हैं तो वो इस बेनिफिट से छूट गए और उनकी हालत अभी भी ख़राब ही है। और एक दूसरा इन्होंने स्कीम बताई है जो कि है अंत्योदय अन्न योजना, यानी जो हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन जो पुअरेस्ट है यानी एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आता है, वो लोग इस स्कीम के अंदर आते हैं अंत्योदय अन्न योजना के तहत। और इसमें क्या किया जाता है कि 5 kg फूड ग्रेन्स पर इंडिविजुअल, यानी अगर एक फैमिली में 5 इंसान हैं तो 25 kg फूड ग्रेन्स उस फैमिली को मिलेंगे, और 1 kg पल्सेस पर हाउस होल्ड, यानी पूरे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं हर एक मेंबर को 5 kg फूड ग्रेन्स मिलेगा और एक फैमिली को 1 kg पल्सेस दिए जाते हैं इस स्कीम के तहत जो कि है अंत्योदय अन्न योजना। और इसमें कौन लोग आते हैं जो कि एक्सट्रीमली पुअर हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक हंगर वॉच का सर्वे है जिसमें ये बता रहे हैं, इन्होंने कुछ लोगों से पूछा था, सर्वे किया था, और उसमें जो रिस्पांस मिले हैं उसमें से 56% ऐसे हैं जिन्हें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कार्ड अर्बन एरिया में अवेलेबल है, और रूरल एरिया में 56% लोगों के पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कार्ड बनता है वो है, यानी ये बेनिफिट ले सकते हैं। और अर्बन एरियाज़ में ऐसे टोटल 27% लोग हैं जिन्हें ये कार्ड मिला हुआ है, और 36% अर्बन एरियाज़ में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये कार्ड नहीं अवेलेबल है, और ऐसे रूरल एरियाज़ में 13% लोग हैं। मतलब इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने लोग शामिल हो पाए हैं और कितने लोग जो इसमें शामिल किए जाने चाहिए थे वो इसमें नहीं शामिल किए जा सके हैं किसी भी रीज़न की वजह से। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे वो लोग जो कि अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे थे, वो यहाँ मतलब माइग्रेंट्स थे अर्बन एरिया में, वो वापस अपने गांव चले गए हैं, विलेज चले गए हैं, और वहाँ पे इन्होंने फिर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ गई है कि महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो स्कीम है, उसके तहत जो काम की डिमांड है वो बढ़ गई है, और 47% उसमें हमने इंक्रीज़ देखा है कि वहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, और वहाँ से लोगों ने एक डिपेंडेंसी शो करी है इस स्कीम के ऊपर रूरल एरियाज़ में, और यहाँ पे काम बढ़ा भी है, लोगों को काम मिला भी है। और 72 लाख जो हम कहें हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्हें 100 डेज़ का वर्क मिल पाया है 1 ईयर में, यानी इस स्कीम में ये प्रोविज़न होता है, मनरेगा में ये प्रोविज़न है कि आपको साल में 100 डेज़ का वर्क मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल पाता है तो फिर गवर्नमेंट आपको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ भत्ता वगैरह हो गया, तो वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 72 लाख हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्हें 100 डेज़ का वर्क मिल पाया है, यानी कि 72 लाख लोग इस स्कीम पर डिपेंडेंट हुए हैं इस पैंडेमिक के टाइम में। पहले और इस पैंडेमिक के टाइम में जो लोग नए उसमें ऐड हुए हैं, टोटल मिला के 72 लाख हाउस होल्ड्स ऐसे हैं। अब देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और जो मनरेगा स्कीम है, इनमें जो भी सर्वे किए गए हैं और जो भी इन्हें जाना और समझा गया है, उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो सोशल सिक्योरिटी नेट्स है, यानी वो फैसिलिटीज़ जो कि हमारे गरीब तबके को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी स्कीम्स की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली एक्सपैंड द कवरेज एंड क्वांटिटी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अभी फैसिलिटी दी जा रही है उसको बढ़ाया जाना चाहिए,
और साथ ही साथ इसका कवरेज भी बढ़ाया जाना चाहिए। यानी वो लोग जो किसी वजह से स्कीम के अंदर नहीं आ पाए हैं पर उन्हें एक्चुअल में आना चाहिए था, यानी वो हकदार हैं स्कीम के, तो उनको भी इसके अंदर लाया जाना चाहिए और उन्हें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। और हमें मनरेगा का जो प्रोग्राम है इसके तहत जो अभी प्रोविज़न है 100 डेज़ का, उसको बढ़ा के 200 डेज़ पर हाउस होल्ड किया जाना चाहिए। अब ये 200 या 100 डेज़ पर पर्सन नहीं है, पर हाउस होल्ड है, यानी पूरे हाउस में एक पर्सन को कम से कम 100 डेज़ का वर्क मिलना चाहिए, ये प्रोविज़न है। तो राइटर कह रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 200 डेज़ कर देना चाहिए और साथ ही साथ कंसल्ट करना चाहिए जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, वहाँ पे भी लोगों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए ऑलमोस्ट 7,000 पर मंथ का। जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उन्हें इस सिचुएशन में, क्योंकि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं और या फिर उनका जॉब लॉस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनसेशन के तौर पर और उनकी लाइफ कुछ हद तक सही तरीके से चल सके, इसके लिए 7,000 का कंपनसेशन इन लोगों को, यानी अर्बन एरिया में जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से वो न्यू वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं। फर्स्ट इज़ ट्रिकल, दैट इज़ टू फ्लो स्लोली। नेक्स्ट इज सिंडामिक, इसका मतलब है टू एपिडेमिक अकरिंग टुगेदर, यानी दो मतलब मुसीबतें, दो अलग सिचुएशन जो प्रॉब्लमेटिक हैं वो साथ में आ गई हैं। जैसे कि फ़िलहाल पेंडेमिक की सिचुएशन तो है ही साथ गरीब लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई है, तो ये दोनों सिचुएशन उनके लिए एक साथ आ गई हैं, तो इसको हम कहेंगे सिंडामिक। नेक्स्ट इज़ जक्सटापोजिशन, दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, किसी चीज़ से के करीब होना, प्रॉक्सिमिटी में होना, उसको हम कहते हैं जक्सटापोजिशन। नेक्स्ट इज़ प्लंजिंग, दैट इज़ ड्रॉप और फॉल सडनली, अचानक से किसी चीज़ का गिर जाना, नीचे आ जाना, उसको हम कहेंगे प्लंजिंग। नेक्स्ट इज़ आकिन, दैट इज़ सिमिलर टू समथिंग। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन एंड न्यू वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।